दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि एक एचआर प्रोफेशनल्स आपके बायोडाटा को स्क्रीन करने के लिए, आपके रिज्यूमे को स्क्रीन करने के लिए कितना टाइम लेता है? सिर्फ 6 से 8 सेकंड्स। यानी कि 6 से 8 सेकंड्स में या तो वो कंसीडर कर लेगा या आपके बायोडाटा को, वो आपके रिज्यूमे को कंसीडरेशन से बाहर कर देगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से वो स्क्रीनिंग करते हैं। यानी कि वो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ सिंपली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारा बायोडाटा, हमारा रिज्यूमे स्क्रीन आउट होने के चांसेस हो जाते हैं, आज की वीडियो में इन्हीं सब चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि बायोडाटा क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है और कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इनके, क्या क्या सब हेडिंग्स बनने चाहिए बायोडाटा में, सीवी में और रिज्यूमे में। आज बात करेंगे कि उन कॉमन मिस्टेक्स की, ऐसी 10 कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो नॉर्मली अधिकतर फ्रेशर्स करते हैं, अधिकतर प्रोफेशनल्स करते हैं अपना बायोडाटा रिज्यूमे सबमिट करने के टाइम में, और इन छोटी छोटी इग्नोरेंसेस की वजह से उनके चांसेस स्क्रीन आउट होने के, उनके चांसेस सेलेक्ट ना होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे वो 10 प्रकार की मिस्टेक्स हैं वो हमको नहीं करनी है आगे आने वाले लाइफ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टैंड आउट सीवी एक वेबसाइट है जिसमें कि कुछ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किए गए सीवी के बारे में, और इसमें कहा गया है कि रिसर्च शोज दैट द रिक्रूटर्स स्पेंड 6 to 8 सेकंड्स रिव्यूइंग ए सीवी। फर्स्ट स्क्रीनिंग में सिर्फ 6 से 8 सेकंड लेते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी के पास 200 सीवी आते हैं और उनको सिर्फ 2 कैंडिडेट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, 200 में से 200 को तो नहीं इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, वो क्या करेंगे, पहले स्क्रीन करेंगे। तो पहले 200 में से वो 20 सेलेक्ट करेंगे कि चलो 20 सेलेक्ट करते हैं जो बेटर हैं, यानी कि 200 में से 180 उन्होंने एक झटके में बाहर निकाल देने। तो वो जो फर्स्ट स्क्रीनिंग है उसमें सिर्फ 6 से 8 सेकंड देगा वो एचआर प्रोफेशनल, आपके रिज्यूमे को लेगा, एक नजर मारेगा और किनारे रख देगा। फिर दूसरे को लेगा, एक नजर मारेगा और फिर किनारे रख देगा। इस प्रकार से वो 180 को स्क्रीन आउट कर देगा पहले। फिर नेक्स्ट स्क्रीनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और फिर 1 2 4 मिनट देख के फिर स्क्रीनिंग करेंगे, और फिर 8 10, अगर 2 लोगों को रखना है तो 7 8 लोगों को इंटरव्यू के लिए वो कॉल करते हैं। तो इस प्रकार से 2 3 लेवल की स्क्रीनिंग होती है और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ आपने तो बड़ी मेहनत करके रिज्यूमे बनाया और फिर वहां 8 सेकंड में बाहर हो गया। तो ये हमको समझना है कि कौन सी मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे। 80% ऑफ द सीवीज डोंट गेट शॉर्टलिस्टेड। आप देखिए 80% शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहे, सिर्फ 20% को, मैंने कहा कि 200 में से सिर्फ वो 20% ही लेगा, 40 लेगा, कभी कभी 10 ही लेगा, 200 में से 20 लेगा, यानी कि 10% ही लेगा। Recruiters say that they spend anywhere between 8 seconds to 15 seconds further reviewing। जब लास्ट स्टेज में जिन लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो फिर उसको डिटेल में भी स्टडी करते हैं उन रिज्यूमे को, लेकिन वो बहुत कम नंबर में होते हैं। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग सिर्फ जो 6 से 8 सेकंड में होने वाली है, यहीं से ही शुरुआत होती है हमारा स्क्रीन आउट होने की, अगर हमने मिस्टेक्स करी हैं तो। ऑन एन एवरेज ओनली 11% ऑफ द एप्लीकेंट्स आर कंसिडर्ड सुटेबल। सिर्फ 11% ही सुटेबल होते हैं, बाकी सुटेबल नहीं होते। तो ये स्टैंड आउट सीवी एक वेबसाइट है, उसमें ये डेटा पब्लिश है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी वेबसाइट पे उन्होंने एक वर्कोपोलिस रिक्रूटर डाटाबेस स्टडी को भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर्स व्यू रिज्यूमे फॉर फ्यूअर देन 11 सेकंड्स। इसमें इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टडी के बारे में बताया, और इसमें भी ये बताया कि 11 सेकंड से कम टाइम लगे। तो भाई ऐसा हम क्या करें कि 11 सेकंड्स के अंदर हमारा स्क्रीन इन हो जाए, ना कि स्क्रीन आउट हो। उन मिस्टेक्स को नहीं करना है। आज की वीडियो में इन्हीं मिस्टेक्स की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, कॉमन मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है ग्रामर और स्पेलिंग की। अब भाई देखिए, अगर कोई लिखता है कि आई वॉन्ट्स टू बिकम ए लीडर इन इंडस्ट्री और आगे आ गया कुछ 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 कुछ, तो यहीं से ही वो मिस्टेक हो गया, और वॉन्ट्स इसमें वर्ड नहीं आना चाहिए था, प्रॉपर ग्रामर का यूज करना है। आई आई वॉन्ट टू सर्व द कंपनी दैट गिव मी अ चांस। अब फिर दोबारा से इसमें मिस्टेक्स हो गई। तो ऐसी जो ग्रामर की मिस्टेक्स है, इट्स है या इट्स है, योर है या योर है, देयर, अफेक्ट इफेक्ट, इंश्योर एंश्योर, अश्योर, देन, इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग जाने अनजाने में कर ही बैठते हैं, अधिकतर लोग कर बैठते हैं। तो ये मिस्टेक्स करने की वजह से इंप्रेशन ये जाता है कि भाई ये कैंडिडेट कैसा है, ये बहुत सारा कुछ हमारे बारे में बताता है। कभी कभी तो ऊपर ही हम लोग, जैसा पिछली बार जो मैंने वीडियो में कहा था बायोडाटा रिज्यूमे सीवी,
तो भाई अगर सीवी सबमिट कर रहे हैं तो सीवी लिखिए, रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं तो रिज्यूमे लिखिए, और बायोडाटा सबमिट कर रहे हैं तो बायोडाटा लिखिए। इसके बारे में और डिटेल तो पिछला वीडियो देख लीजिए कि हाँ कैसे डिफरेंशिएट होता है। ये जो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं या रिक्रूटर्स हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, फर्स्ट ग्लांस में ही उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ कैंडिडेट कैसा है, और आपका सिर्फ रिज्यूमे बाहर रख देंगे, आपको बुलाएंगे नहीं। तो ये मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। और भी मिस्टेक्स आज देखेंगे कि कौन कौन से नहीं करनी है। तो ग्रामर और स्पेलिंग तो बिल्कुल मत करिए। और फिर अब आज का जो जमाना है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जिसको ग्रामर आती है वही ठीक कर पाएगा, दूसरे भी उपाय हैं। ऑनलाइन टूल्स का यूज कीजिए, ग्रामरली, क्विलबॉट, पेपरपल, हेमिंगवे, न जाने इतने बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो कि काफी हद तक फ्री में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो इन फ्री टूल्स होने के बाद भी अगर हम ग्रामर स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लापरवाह है भाई, सिंसियर नहीं है। रिक्रूटर अगर हमारा बायोडाटा बाहर रख देगा तो बढ़िया करेगा, ठीक करेगा। आप जब करें तो डेफिनेटली उसको ग्रामर चेक करें, मिस्टेक्स चेक करें स्पेलिंग्स की, डेफिनेटली सबमिट करने से पहले ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अब दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है? मिसिंग और इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता लगा आपका बाकी सब कुछ ठीक था, आपको कॉन्टैक्ट भी करना चाह रहे थे, वो कॉल करना चाह रहे थे, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट डिटेल ही आपने प्रॉपर नहीं लिखे। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 डिजिट का फोन नंबर है तो हम लोग एक डिजिट मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, सिर्फ 9 ही डिजिट लिखी है इसमें। अगर आप फर्स्ट वाले फोन नंबर में देखेंगे 9 डिजिट्स लिखी है। अब अगर इसको मैं कॉल करूंगा, कोई भी डायल करेगा, फोन मिलेगा ही नहीं। दूसरा सिचुएशन है, इसमें +91 लिखा है, डिजिट्स तो 10 हो गई है, लेकिन वो एक्चुअली में 91 की वजह से लास्ट के 2 नंबर है ही नहीं, तो फोन कभी ठीक मिलेगा ही नहीं, ये पता नहीं किसको मिल जाएगा जाकर। तो ये भी मिस्टेक है। तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, हमने पुराना ही कोई नंबर दे रखा है, जो पहले होता था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक्स कॉमनली कभी कभी हो जाती है। ईमेल में जब देखते हैं तो ईमेल में हमने मिस्टेक्स देखा कि ABC 1251 कैन @ कोई mail.com लिख दिया। अब ना ये जीमेल है, ना याहू मेल है, ना वाई मेल, कौन सा मेल है ये? तो ये मेल इनकरेक्ट है। तो अगर ईमेल ही आपका इनकरेक्ट है तो कैसे वो मैसेज कम्युनिकेट करेंगे? कभी कभी फोन नंबर और ईमेल लिखते ही नहीं है कुछ लोग, वो बायोडाटा में लिखेंगे नहीं, तो भाई आपको कॉल कैसे करेगा, कोई इनवाइट कैसे करेगा? अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना है तो फोन नंबर देना तो मस्त है, ईमेल देना तो मस्त है। और कोशिश करिए कि फोन नंबर जो आप दें वो व्हाट्सएप पे भी हो, या दूसरे जो हमारे ग्रुप्स हैं, दूसरे जो फैसिलिटीज हैं उस पे भी हो, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया जा सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है, सिर्फ फोन वाला नंबर देते हैं। अब आपको व्हाट्सएप से उसको मैसेज कम्युनिकेट करना तो नहीं कर सकते। कोशिश ये करें कि अपने बारे में जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सही दे, ऐसी मिस्टेक ना करें। ये बिल्कुल ब्लंडर टाइप की मिस्टेक है। अगर हम अपना फोन नंबर ही नहीं दे रहे तो हमको कोई कॉन्टेक्ट नहीं करेगा भाई, ये पक्की बात है। तो फिर हम डिजर्व करते हैं कि हमको ना बुलाएं। तो ये मिस्टेक मत कीजिए। अब भाई ये मिस्टेक तो ऐसी है, इसको तो आप समझिए 99% लोग इग्नोर कर जाते हैं कि सिग्नेचर ही नहीं करते। सिग्नेचर कर देते तो डेट ही नहीं लिखते। कोई भी डॉक्यूमेंट बिना सिग्नेचर के, बिना डेट के, बिल्कुल लावारिस डॉक्यूमेंट के जैसा है, इनवैलिड है वो। एनी डॉक्यूमेंट विदाउट सिग्नेचर इज इनवैलिड। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, वो अलग चीज है जहां पे प्रॉपर्ली स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा। लेकिन जो हम लोग रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं उसमें अगर सिग्नेचर नहीं है, नाम नहीं है, तो कोई क्यों कंसिडर करेगा? कल को आप मुकर जाओगे, साहब मैंने तो सबमिट ही नहीं किया, ये कागज तो पता नहीं किसी ने जमा कर दी। सो थिंग्स लाइक दैट। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, बट सिग्नेचर ना होना बड़ा कॉमन मिस्टेक है। और एचआर प्रोफेशनल्स और कई इंटरव्यू जो लेने वाले लोग हैं बड़ा सीरियसली लेते हैं कि भाई जो आदमी इतना भी सिंसियर नहीं है कि अपना कागज देख के सबमिट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्यों रखें। इट विल टेल अबाउट यू दैट यू आर नॉट सिंसियर। तो इसलिए आप डेफिनेटली देखिए कि मैंने सिग्नेचर किया है, डेट डाली है कि नहीं डाली है, उसके बाद आप सबमिट करिए। उससे बिना देखे मत सबमिट करिए। ये तीसरी कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। अब ये तो 99.9% लोगों का गड़बड़ रहता है इसमें। अनप्रोफेशनल ईमेल, हमको पता ही नहीं है कि ईमेल बनाना कैसे, बस जो मन में आया वो बना देते। एक हमारा, अब मैं क्या बताऊं, मेरा जानने वाला था, उसने लिखा अपना Lamborghini123@xyz.com, ऐसा कुछ ईमेल बना दी। भाई लैम्बोर्गिनी कौन ढूंढेगा? फिर मैंने कहा कि भाई तुमने मुझे ईमेल नहीं किया। नहीं नहीं बोले, मैंने तो भेज दिया आपको ईमेल। तो जब पता लगा कौन सा ईमेल किया, मैं उसके नाम से ढूंढ रहा हूँ। नाम से ढूंढा, एक नाम से ढूंढा, एब्रिवेटेड नाम से ढूंढा, कई तरीके से ढूंढा, उसने लिखा लैम्बोर्गिनी। अब कौन सोच लेगा कि लैम्बोर्गिनी आप ईमेल बना सकते हो? कोई लोग लॉली XYZ कर देंगे। कई लोग किसी संस्था का नाम लिख देते हैं, संजीवनी संस्था @ ये, अब वो संस्था का नाम लिख देंगे। भाई संस्था का नाम मत लिखिए, ये आपका पर्सनल रिज्यूमे है, आप अपना CV सबमिट कर रहे हैं पर्सनल, तो अपने नाम का आप रिज्यूमे सबमिट कीजिए, अपने नाम का ईमेल सबमिट कीजिए, किसी और का मत कीजिए।
कई लोग सरनेम पे ही बना देते हैं। ये सारे के सारे अनप्रोफेशनल टाइप के ईमेल्स। आपका ईमेल जो एड्रेस है वो बड़ा स्पेसिफिक है भाई, वो एड्रेस है आपका, आप उसको अच्छे से बनाइए, कुछ भी मत बनाइए। एंड इट इज नॉट समथिंग विच विल बी यूज्ड बाय यू पर्सनली, इट विल बी यूज्ड बाय समबडी एल्स फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। तो इसलिए इट हैज टू बी वेरी सिंसियरली क्रिएटेड। आपके ईमेल में आपका पूरा नाम होना चाहिए, या फिर कम से कम आपका पॉपुलर नेम जरूर होना चाहिए। भाई मेरा पॉपुलर नेम एस के शर्मा, तो मैं एस के शर्मा जरूर चाहूंगा कि मेरे ईमेल में आए। अगर मुझे एस के शर्मा से ईमेल नहीं मिल रहा है, वो अवेलेबल ही नहीं है नाम, तो फिर मैं आगे 1 2 3 कुछ इस टाइप का लगा सकता हूं, उसको और एक्सटेंड कर सकता हूं। लेकिन नाम में, ईमेल एड्रेस में पूरा नाम होना जरूरी है, तभी आपको कोई ट्रैक कर पाएगा, ट्रेस कर पाएगा। आप ध्यान रखिए इस चीज। ये जो छोटा छोटा मिस्टेक्स है, किसी एक्टर के नाम पे ईमेल बना देना, किसी गाड़ी के नाम पे ईमेल बना देना, कोई मीनिंगलेस ईमेल बना देना, कई लोग लिख देते हैं क्रेजी 1 2 3, इस टाइप का ईमेल बना देना, तो ऐसा नहीं करना। प्रोफेशनल होना चाहिए, ईमेल शुड बी प्रोफेशनल। अगर हम लोग सीवी सबमिट करें किसी कंपनी में बायोडाटा के, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि हाउ प्रोफेशनल वी आर। अब पांचवी मिस्टेक है अनक्वांटिफाइबल और नॉन कन्विंसिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कन्विंस ना करती हो, अनक्वांटिफाइबल हो, बस ऐसे ही लिख दी, ऐसा लगे कि हाँ भाई ऐसे लिखा हुआ है। बहुत सारे बायोडाटा आजकल आप उठा लीजिए, किसी रिज्यूमे को उठा लीजिए, मेरे पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, मैं बहुत सारे रिज्यूमे को इवेल्युएट करता हूँ। लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब ने लिखा होता है, सब ने लिखा होता है ए टू जेड, कोई छोड़ ही नहीं रहा आजकल इनको लिखने की। लेकिन भाई लीडरशिप आपको कहीं स्टैब्लिश तो करना पड़ेगा कि लीडरशिप स्किल आपके अंदर है, तो कैसे है, कैसे आप बोल सकते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल है? कुछ एविडेंस, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कन्विंस करे कि हाँ यार ये सच्ची लीडरशिप है। कोई एग्जाम्पलीफाई करना पड़ेगा, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई इंसिडेंस जहां पे आपने लीडरशिप डेमोस्ट्रेट करी हो, वो कहीं इंडिकेशन उसका होना चाहिए। तो जब तक हम कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तब फिर वो ऐसे लगता है कि भाई कुछ भी लिख दिया, पकड़े और लिख दिया कुछ भी। तो ये नहीं होना चाहिए। इन टर्म्स को मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में कि अगर लीडरशिप लिखें तो फिर कैसे लिखें उसको, लीडरशिप स्किल को कैसे डेमोस्ट्रेट करें। टाइम मैनेजमेंट लिखें तो कैसे लिखें कि कन्विंसिंग हो जाए कि हाँ टाइम मैनेजमेंट है। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है। तो या तो आप इनको ना लिखिए, सिर्फ वही लिखिए जो क्वांटिफाइबल हो और जो कन्विंसिंग हो, सामने वाले को सच्ची में लगे कि हाँ यार ये ऐसा हुआ। अब एक बच्चा है जो फ्रेशर है, वो लीडरशिप भी लिखता है, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे एक तरफ से उठा के सारे लिख डालता है। तो वही कैसे पॉसिबल होगा, कैसे कोई कन्विंस हो जाएगा? वो सोचेगा ऐसे गप मार रहा है, इसने सब झूठ झूठ लिखा है, तो बाकी जो सच्ची चीजें होंगी उसको भी वो हल्के में कंसिडर कर लेगा। इट विल गो नेगेटिव ऑन योर पार्ट, सो डोंट डू इट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 99%, 99 से ज्यादा ही मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, 99 मीन्स 99, ऐसे मत सोचिए, ऐसे बोल रहा हूँ। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि करियर ऑब्जेक्टिव लिखना कैसे, क्या स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए। अब बहुत सारे देखिए कॉमन लैंग्वेजेस में बताता हूँ। एक्सप्लोरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई सेल्फ एज ए साइंटिस्ट और एज ए, तो भाई आप क्या कह रहे हो कि भाई आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो खुद को ग्रो करने के लिए, कंपनी क्या ग्रो करेगी इससे आपको कोई मतलब नहीं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये बता रही। दूसरा बोल रहा है लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स मी ए चांस टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स। भाई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैं ढूंढ रहा हूं जो मुझे चांस दे दे, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो मुझे नहीं मतलब इस बात से, लेकिन मुझे चांस दे दे ग्रो करने का। Want to join a company that supports its people and enhance their potential। भाई ऐसी कंपनी में ढूंढ रहा हूं जो लोगों को सपोर्ट करती हो। और आप क्या करोगे उस कंपनी में के बारे में जाके, वो आप भाई करियर ऑब्जेक्टिव आपका है ना, आपका करियर ऑब्जेक्टिव है। तो आप अगर ये बोलोगे कि कंपनी क्या देगी, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या बोलती है, कौन अपॉर्चुनिटी आपको देगा, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करेंगे, आप अपने करियर में क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या क्या ग्रो करेंगे, क्या क्या आप अपना योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में अगर मेंशन करेंगे। और फिर लास्ट में मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं सिस्टम, तो वो तो एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप बोल रहे हैं कंपनी देती है, कंपनी बनाएगी, कंपनी आपको चांस देगी, तो ये कोई करियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। आप देखिए हाथ अगर हमारे ऐसे रहेंगे तो ये क्या है, ये बेगिंग हैंड है हमेशा, ये बेगिंग हैंड। और ऐसा हाथ है ये गिविंग हैंड है। तो सक्सेस और फेलियर के बीच में ये हाथ की जो डायरेक्शन है ना, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, इट इज वेरी मच डिसाइडिंग। तो जब भी हम ये 100% कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, 99.9% लोग ये मिस्टेक करते हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव बनाते समय वो अपने हिसाब से, अपने मंशा के हिसाब से कुछ भी लिख डालते हैं। तो लिखें ऐसा जिससे कंपनी वाले को ये लगे कि भाई अगर हम इसको लेते हैं तो हमारी कंपनी को लाभ होगा, बेनिफिट होगा, ये कुछ ना कुछ करने के मूड में लग रहा है, करने के लिए आना चाह रहा है। तो इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव होगा इट विल ऐड वैल्यू, अदरवाइज इट विल गो नेगेटिव। अब भाई इसको देखिए आप, अब ये मिस्टेक भी आपने देखी होगी कि डेकोरेटिव फॉन्ट्स, डिफरेंट फॉन्ट्स, ऐसे ऐसे स्टाइलिश फॉन्ट्स
कि पढ़ने वाले को सिर में दर्द हो जाए। अब मैंने अभी शुरू में कहा कि उसको जो एचआर प्रोफेशनल उसको 200 रिज्यूमे स्क्रीन करने हैं। तो अगर ऐसे-ऐसे फ़ॉन्ट्स होंगे तो कौन बुद्धि लगाएगा उसमें कि आपने क्या लिखा है? वो आपके रिज्यूमे को बाहर रख देगा चुप पकड़ के चुपचाप। सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ कीजिए, सबसे नीचे मैंने मेंशन करे एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, सिंपल फ़ॉन्ट जो पढ़ने में स्पष्ट हो, सरल हो, जो पढ़ने वाले की आँखों पे बोझ ना पड़े। इस टाइप का अगर फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बजाए कि कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये आप देखिए कि फ़ॉन्ट्स का सिलेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा अब जो 3 फ़ॉन्ट्स मैंने कहे इसमें भी कंपैरिज़न करके देख लेते हैं कि एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन में क्या फ़र्क है। अब हर लेवल पे आप देखिए कि एरियल जो है वो आपको ज़्यादा बोल्ड फ़ॉन्ट है और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। अगर साइज़ छोटा भी है फ़ॉन्ट साइज़ तो भी इम्पैक्टफुल है। और टाइम्स न्यू रोमन लीस्ट इम्पैक्टफुल है इन तीनों में ड्यू टू द शेप पर्टिकुलर अगर शेप डिजाइन जो लेटर्स अल्फाबेट्स का जो शेप है वो कहीं पे पतला है कहीं पे मोटा है इस वजह से उसका इम्पैक्ट कम आता है जबकि कैलिब्री और एरियल में ये लगभग लगभग यूनिफॉर्म है चारों तरफ तो इसलिए उनका इम्पैक्ट ज्यादा आता है तो जब आप फॉन्ट सेलेक्ट करें तो स्पेशली हेडिंग्स के लिए तो आप ध्यान रखिए कि आपको वो फॉन्ट सेलेक्ट करना है जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है और लेजिबिलिटी जरूर देखनी है कि फॉन्ट पढ़ा जाए 10 से कम तो आप कभी मत यूज कीजिए एक पेपर में 10 से कम फॉन्ट मत सेलेक्ट कीजिए 10 से कम होगा तो पढ़ा नहीं जाएगा उसका इम्पैक्ट बड़ा पुअर हो जाएगा 10 से ज्यादा करेंगे तो देन दैट विल बी बेटर तो ध्यान रखिए कि वो फॉन्ट पढ़ा जाए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब बस फॉन्ट में ही आप देखिए बोल्ड या नॉर्मल फॉन्ट में क्या डिफरेंस रहता है 20 26 30 के इसमें बताया कि बोल्ड और नॉन टाइम्स न्यू रोमन में बोल्ड और नॉन बोल्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेकिन एरियल वाले में आप देखिए बोल्ड या नॉन बोल्ड में ज्यादा फर्क नहीं तो फॉन्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि आप उसको बोल्ड करने वाले हैं कि नहीं करने कैलिब्री में भी थोड़ा बोल्ड और जो नॉर्मल फॉन्ट है उसमें डिफरेंस आ जाता है टाइम्स न्यू रोमन में तो डेफिनेटली आता है लेकिन एरियल में ज्यादा नहीं आ रहा है तो इसके हिसाब से ये भी आप देख लीजिए कि आपको कौन सा बोल्ड करना है कि नहीं करना ये बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा कि भाई बोल्ड भी कर देते हैं इटैलिक्स भी कर देते हैं अंडरलाइन भी कर देते हैं मतलब जितने तमाम वेरिएशन मिलते हैं वो सब कर डालते हैं वो एक ही पेज में हमको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती सिर्फ वही वेरिएशन करिए जिसका एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली में जो चाहिए बहुत ज्यादा वेरिएशन कर देते हैं वो अच्छा नहीं लगता है वो इम्पैक्टफुल भी नहीं होता इम्पैक्ट रादर उससे कम हो जाता है वो इम्पैक्टफुल नहीं होता है तो अगर इटैलिक्स कर रहे हैं तो इटैलिक्स ही करिए इटैलिक्स भी करेंगे बोल्ड भी करेंगे अंडरलाइन भी करेंगे ये सब काम नहीं करना है तो ये भी आप ध्यान रखिए ये भी एक कॉमनली बहुत सारे लोग करते हैं अब ये एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बॉक्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं और बॉक्स का जो पोजीशनिंग है या बॉक्स का जो सिलेक्शन है वो मैटर करता है अगर आप फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा है आई एम राइटिंग दिस टेक्स्ट टू कैच योर अटेंशन अब आप देखिए इसमें सीधा मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है सिर्फ टेक्स्ट पे जा रहा है क्योंकि टेक्स्ट के अलावा कुछ है ही नहीं अटेंशन कहाँ जा रहा है टेक्स्ट पे जा रहा है अगर मैं इसी टेक्स्ट को बॉक्स में डाल देता हूं अब मेरा अटेंशन टेक्स्ट पे नहीं जा रहा है मेरा जा रहा है बॉक्स पे जा रहा है पहला मेरा आंख का जो अटेंशन है वो कहाँ जा रहा है बॉक्स पे जा रहा है नीचे वाले में बॉक्स और बोल्ड है तो और ज्यादा वो रोक दे रहा है मेरी आंख को अंदर पढ़ नहीं पा रहे हैं हम लोग सही से अटेंशन उस पे नहीं जा रहा है जो टेक्स्ट है वो बॉक्स पे जा रहा है तो कहने का अभिप्राय ये कि बॉक्स सिर्फ वहीं यूज करिए जहां स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो अदरवाइज सब जगह बॉक्स यूज करेंगे तो वो आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसमें उसका इम्पैक्ट कम करेगा अगर इमेज भी डाली है तो उसका भी इम्पैक्ट कम करेगा क्योंकि मार्जिन में आपकी आंखें रुक जाती हैं वहां पे उस बाउंड्री की वजह से और वो अटेंशन वो बाउंड्री ग्रैब कर लेती है काफी हद तक और टेक्स्ट को कम अटेंशन मिलता है तो जहां जरूरत ना हो वहां मत करिए बहुत जरूरी है तभी आप करिए अदरवाइज नॉट कलर जरूर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड आप बॉक्स के अंदर कलर डाल दीजिए लेकिन मार्जिन मत डालिए मार्जिन डालने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अटेंशन गोज टू द बॉर्डर्स नॉट इनटू द टेक्स्ट अब कुछ लोग क्या करते हैं हर चीज को बॉक्स में लिखते हैं हर चीज को बॉक्स में लिखे एक बॉक्स बनाया एक कलर का दूसरा बॉक्स बनाया दूसरे कलर का अब आप देखिए ये जो दिख रहा है टेक्स्ट इसमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है ये हर चीज बॉक्स में डालना भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि हमारा अटेंशन सिर्फ बॉक्स पे चला जाता है कंटेंट पे नहीं चला जाता और ऊपर से ओवर क्राउडेड एक हो गया और फिर कलर कंट्रास्ट भी नहीं है कंट्रास्ट के फीचर्स को भी हम समझ नहीं रहे तो ये दोनों मिस्टेक्स इसमें है कि कंट्रास्ट भी आपको यूज करना है और बॉक्सेस को तभी यूज करना है अगर स्पेसिफिकली कहीं रिक्वायर्ड हो वरना बॉक्सेस यूज करने की जरूरत नहीं तो जो नाइन्थ एक कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि नॉन स्पेसिफिक टू द जॉब और पर्पस बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हम एक रिज्यूमे बना लेते हैं और फिर जहां कोई भी जॉब निकलते बस उसको डालते जाते हैं बस डालते जाते हैं उसको जहां निकला उसको डाल दिया भाई रिज्यूमे ऐसा नहीं होता है रिज्यूमे हैज टू बी क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड स्पेसिफिकली फॉर ए पर्टिकुलर जॉब हर जॉब के लिए दोबारा से रिज्यूमे को डिजाइन करना पड़ेगा हर जॉब के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दोबारा से आपको डिजाइन करना चाहिए एक ही जगह एक ही रिज्यूमे सब जगह डालेंगे तो वो आपका रिक्वायरमेंट्स को वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट नहीं कर पाएगा जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए होंगे और इसलिए आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सेंडिंग द सेम रिज्यूमे एवरीवेयर इज ए मिस्टेक क्रिएट
ए मेगा रिज्यूम। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम लोग एक मेगा रिज्यूम बना सकते हैं। मेगा रिज्यूम में कैसे बनेगा, वो 5-6 पेजेस का बना दीजिए और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए उसमें, जहां-जहां पे जो-जो क्वालिटीज। अब जब हमको एक स्पेसिफिक रिज्यूमे भेजना है कहीं, तो उसी मेगा रिज्यूमे में से उसके मतलब वाला जो कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट को हम निकाला और फिर 2 पेजेस में दोबारा से एक फ्रेश रिज्यूमे बनाया उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए। तो ये तरीका एक ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सेंडिंग द सेम रिज्यूमे एवरीवेयर। सो क्रिएट ए मेगा रिज्यूमे एंड देन फॉर्म स्पेसिफिक रिज्यूमे फॉर स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग्स। तो ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और भाई अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे लिया और देम मारा उस पे, लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे डाल दिया कहीं कि लो भाई, अब मैंने डाल दिया, मुझे जो चाहे नौकरी दे दे। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। देखो ये सब चीजें क्या आते हैं, नेगेटिव होती है, ये सब नेगेटिव जाता है। आप अगर लिंक्डइन पे या किसी पे भी अपना रिज्यूमे डाल रहे हो खुला करके, तो पहली बात तो ये है कि वो जो भी कोई लोग होंगे, जो भी कोई रिक्रूटर्स होंगे या जो भी कोई लोग होंगे, वो आपको असेस कर लेंगे पहले से ही। आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे उनसे, और उससे पहले वो आपको असेस कर चुके होंगे उस लिंक्डइन के रिज्यूमे के बेसिस पे। तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। और दूसरा ये बताता है कि यू आर डेस्परेट, आप बिल्कुल डेस्परेट हो, नौकरी करने के लिए उतारू हो या चेंज करने के लिए उतारू हो, तो ये चीज डेस्परेशन दिखाती है। तो जब डेस्परेशन होगी तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा सकता है। एंड सेकेंड इज इट इज नॉट सिंसियर, क्योंकि एक रिज्यूमे मैंने कहा स्पेसिफिक जॉब एप्लीकेशन के लिए होता है, तो अगर हम रिज्यूमे कहीं ऐसे ही फेंक दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सिंसियरिटी है ही नहीं, हमने तो डाल दिया बस, कहीं पे भी लग जाए तुक्का। तो वो नहीं डिपिक्ट होना चाहिए हमारे बारे में कि भाई हम लोग इनसिंसियरिटी कहीं से भी डिपिक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इनसिंसियरिटी जाएगी। योर रिज्यूमे कैन नॉट बी ए फिट फॉर ए स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट। ऑल द स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारा एक ही रिज्यूमे फिट नहीं हो सकता, इसलिए सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो कुछ फाइनल टिप्स अगर मैं दूं, तो सबसे पहले तो ये है कि आप स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक रिज्यूमे क्रिएट कीजिए, और फिर किसी अपने दोस्त को, मित्र को, अपने पेरेंट्स को या किसी भी व्यक्ति को जो आपके आसपास में, उसको कहिए कि यार इसको पढ़ो भाई और इसमें मिस्टेक्स निकालो निकालो। तो वो मिस्टेक्स पिन पॉइंट हो जाएंगी। तो अगर मिस्टेक्स सही है, तो एरर्स अगर हैं उसमें, तो आप उसको करेक्ट कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए, बड़ा जरूरी है। उसके सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट कीजिए। फिर कीप ऑल द डिस्कस्ड पॉइंट्स इन माइंड। तो जो जो आपने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं उसको आप दिमाग में रखिए, और जो मैंने भी बताए हैं वो भी आप दिमाग में रखिए कि भाई ये कौन कौन से पॉइंट्स है। जैसे आप फॉन्ट कैसा होना चाहिए, कलर कंट्रास्ट कैसा होना चाहिए, बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना है, ईमेल में क्या गलती हो सकती है, एड्रेस में क्या गलती हो सकती है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी, सारी की सारी चीजें ये आप जरूर लिखिए। ऑनलाइन टूल्स का यूज कीजिए, जैसे मैंने बताया, स्पेशली ग्रामरली और स्पेलिंग्स के लिए आप जरूर यूज कीजिए ऑनलाइन टूल्स का। डू नॉट सबमिट योर रिज्यूमे एज क्रिएटेड और डिजाइंड बाय सम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर में डाला अपना इन्फॉर्मेशन और उसने निकाल के दे दिया। तो भाई जब सॉफ्टवेयर बना के देता है ना, तो वो रिज्यूमे वो वाला नहीं बनता है जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं स्टाइल वाइल उसमें आ जाता है, कहीं एक अलग से फॉर्मेटिंग हो जाती है, लेकिन इजी भी होता है, अपने आप प्रिंट होकर आ जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो सकता है। एमएस वर्ड में आप अपना रिज्यूमे क्रिएट करिए, कोई बहुत लंबा काम थोड़ी भी है। अगर आप नौकरी चाह रहे हैं तो भाई थोड़ा तो समय दीजिए अपने नौकरी के लिए, तो वो आप क्रिएट कीजिए। हाँ, किसी ऑनलाइन सिस्टम से आप आइडिया ले सकते हैं डिजाइन का कि हाँ भाई कैसे डिजाइन बनता है, लेकिन बनाओ भाई अपना। अगर अपना बनाएंगे तो ही इम्पैक्टफुल होगा। स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स बिफोर सबमिशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार इंप्रूवमेंट करिए उसमें कि जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबमिशन से पहले एक बार चेक कीजिए। डोंट एवर फॉरगेट टू पुट योर सिग्नेचर्स एंड डेट। ये मैंने पहले भी बताया, सिग्नेचर वगैरह वो लावरिस है, इट इज इनवैलिड, सो मेक इट वैलिड बाय पुटिंग योर सिग्नेचर्स एंड डेट। ये रिज्यूमे वाला टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि एक सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट हो सकता है, तो बहुत सारे और वीडियोस क्रिएट करने पड़ेंगे इस पे कि करियर ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखना है। एक वीडियो में ला रहा हूँ जिसमें कि मैं सिखाऊंगा कि करियर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाए, कैसे क्या क्या चीजें उसमें मेंशन की जा सकती है। और एक दो रियल रिज्यूमे को इवेलुएट करेंगे कि किसी का एक्चुअली में जो रिज्यूमे होगा उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। एंड डिजाइनिंग एंड इम्प्रेसिव रिज्यूमे कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, क्या उसका लेआउट होना चाहिए, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। डेफिनेटली आप देखते रहिए, और इन तीनों टॉपिक्स पे जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी, और आप अपने रिज्यूमे में इन सब मिस्टेक्स को मत करिए, कभी मत करिए। तो आपके चांसेस बेटर हो जाएंगे सिलेक्शन के। और जो जो चीजें मैंने कही हैं उसके हिसाब से एनहांस करने की कोशिश कीजिए, इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने रिज्यूमे को हर बार फ्रेश सबमिट कीजिए। तो आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर दोबारा आऊंगा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके बहुत जल्दी। आप बने रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।